नमस्कार, महरो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं उस परेशानी की जो अब प्रदेश भर में सामने आ रही है मरीजों के लिए, बीमारों के लिए, क्योंकि सेवारत चिकित्सक आज सामूहिक अवकाश पर हैं। 10,000 डॉक्टर्स सामूहिक अवकाश पर हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं आप किस कदर चिकित्सा व्यवस्था पटरी से उतरी होगी। अस्पतालों में मरीजों को परेशानी हो रही है। चिकित्सक नेताओं के तबादले का ये लोग विरोध करते हुए आज सामूहिक अवकाश पर चले गए। डॉक्टर्स से हुआ समझौता लागू करने की भी इनकी मांग है। आरएएस अधिकारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही हड़ताल के दौरान की छुट्टियां समायोजित करने की भी इनकी मांग है। जयपुर में भी सेवारत चिकित्सक आज सामूहिक अवकाश पर हैं। इस अवकाश के चलते मरीजों को परेशानी हो रही है। जयपुर में इस परेशानी और अवकाश का जायजा लिया संवाददाता सचिन शर्मा ने। पूरे प्रदेश के सेवारत चिकित्सक आज एक बार फिर सामूहिक अवकाश लेकर के हड़ताल पर हैं। इस बार सेवारत चिकित्सकों का जो गुस्सा है वो इस बात को लेकर के है कि उनके जो तबादले हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं उन्हें निरस्त किया जाए। साथ ही उनके जो अवकाश जो कि हड़ताल के दौरान उनके जो अवकाश थे उन्हें समायोजित किए जाएं। साथ में उनके साथ जो सुलह हुई थी और जिन मांगों को लेकर के सरकार के साथ समझौता हुआ था उन्हें लागू किया जाए। इस समय हम लोग मौजूद हैं मुरलीपुरा पीएचसी पर, जहां हम देख सकते हैं कि आज एक दिन के सामूहिक अवकाश के चलते किस तरह से यहाँ जो लोग हैं, मरीज जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनके अटेंडेंट्स जो हैं परेशान हो रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या उन्हें परेशानी हो रही है। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? सर, लोहा मंडी रोड से 14 नंबर से आए। नाम जगवीर सिंह शेखावत है। और अभी मतलब सुबह 8:45 बजे से 10:30 हो गए, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है, ना ही सही से ट्रीटमेंट मिलता है। और रही बात यहाँ अंदर की कोई जांचें नहीं, बाहर की जांचें लिख दी जाती है, दवाइयाँ बाहर की लिख दी जाती है और सही से टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो ये जो आज आप आए हैं तो क्या आपको पता था यहाँ कोई हड़ताल है या अचानक आपको ऐसी जानकारी मिली? नहीं सर, हमें कोई पता नहीं था, अभी पता लगा इस चीज़ का। तो मतलब वो अचानक हड़ताल पर चले? हाँ, अचानक हड़ताल पे चली। किन को लेकर के आए थे आप? सर, इन बच्चों को लेकर आए। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो क्या सुविधा आपको मिल पाती है जिस तरह से आज हड़ताल हुई अचानक? सर, अभी मैंने ये पर्ची कटवाई, यहाँ पे दो दवाई लिखी है, जिसमें से एक दवाई तो मिली नहीं। और खांसी की दवाई बाहर से लिखते हैं ये। अच्छा। मेडिकल बाहर से लेके आओ। अच्छा। ये सुविधाएं हैं हमारे। भैया, आप लोग भी यहाँ आए हुए हैं, कितना परेशान आप लोग हो रहे हैं? देखो, यहाँ जो सुविधा चल रही है उनके ऊपर ये बिल्कुल भी इनका जो एग्री नहीं है। कोई भी बात हो इनसे, ये सब जो मरीज आ रहे हैं ये बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है इनके जो सुविधा दी है इन्होंने जैसे अचानक हड़ताल करी है उससे कोई परेशानी हुई? बिल्कुल परेशानी है सब। मतलब ये तो गरीब लोग जो आते हैं सब परेशान होकर यहाँ से जाते हैं। कोई भी खुश नहीं है इनसे। मतलब इनको ही पूरी तरह से इनको उपचार देना चाहिए। जो सुविधा दे रहे हैं ये बिल्कुल भी इनको सहमति नहीं है। तो इनके ऊपर हम हड़ताल करेंगे और जो भी बात होगी हम बिल्कुल इनका सहमत करेंगे। बिल्कुल। इनका कहना है कि ये जो है विरोध करते हैं चिकित्सकों के इस रवैये का। और सबसे बड़ी बात ये कि चिकित्सकों को अगर अपनी मांगें मनवानी भी थी तो ये जो हड़ताल का रवैया जो उनका है कि बार बार वो एक सामूहिक अवकाश के नाम पर यहाँ जिस तरह से हड़ताल करते हैं और अस्पताल जो है वो सूने पड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये पीएचसी पे लोग जो हैं यहाँ परेशान हो रहे हैं, लेकिन स्टाफ जो है वो सीट पर मौजूद नहीं है और मरीज जो हैं वो खड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये जो परेशानी हो रही है, परेशानी का जो सबब है वो काफ़ी दुखी करने वाला है। तो ज़रूरत इस बात की है कि सरकार जो है इस बात पर ध्यान दे और जिस तरह से सरकार और चिकित्सकों के बीच में एक गतिरोध बार बार बनता है वो जो है टूटना चाहिए, उसके जो है दूर करना चाहिए। इसके लिए अगर सख्ती से भी अगर सरकार चिकित्सकों से निपटती है तो ऐसे में अब मरीजों को इससे भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मरीज जो हैं बार बार की हड़ताल और इस तरह के आंदोलनों से अब जो हैं परेशान हो चुके हैं। और सरकार को बार बार एक ही गुजारिश करते हैं कि वे जो हैं चिकित्सकों की जो भी अगर मांगे हैं जायज़ है तो उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें, लेकिन सरकार किसी भी स्तर पर अब मरीजों को परेशान ना होने दे। कैमरा पर्सन एडविन के साथ सचिन शर्मा, ईटीवी न्यूज़, जयपुर। वहीं बीकानेर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सेवारत चिकित्सकों के सामूहिक अवकाश को समर्थन दिया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सरकार के साथ हुए समझौते को जल्द लागू करने की मांग की और चिकित्सा मंत्री के बयान की निंदा भी की।
हमारे चिकित्सकों का आज एक दिन का कार्य बहिष्कार है। उसमें बीकानेर रेजिडेंट सभी नैतिक तौर पर उनके साथ समर्थन करते हैं। साथ ही जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। आप अभी फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हैं, वो उनको हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जो 16-16 घंटे काम करते हैं। उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सेवारत डॉक्टर्स के समर्थन में प्रदर्शन किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने समझौता पूरा करने की मांग की। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर राजवीर सिंह ने कहा कि हड़ताल पर जा रहे सेवारत डॉक्टरों के खिलाफ सरकार अगर दमनकारी नीति अपनाती है तो सभी रेजिडेंट्स समर्थन में सड़क पर उतर जाएंगे। आज हम लोग सांकेतिक रूप से विरोध जता रहे हैं। सारा काम इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर एवं वार्ड्स के सारे काम देख रहे हैं, लेकिन आगामी दिनों में सरकार ने अपना रवैया चेंज नहीं किया तो अरिसदा की तरह रेजिडेंट डॉक्टर्स भी सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल और कार्य बहिष्कार का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है, जहां इस मामले में डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और प्राचार्य सहित 5 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में एडवोकेट लोकेश सैनी ने याचिका पेश कर बताया कि एमबीएस अस्पताल और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित पीजी हॉस्टल में असुविधाओं की भरमार है। इस मामले में कोर्ट ने जिला कलेक्टर, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, अधीक्षक एमबीएस अस्पताल, अध्यक्ष रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन को नोटिस जारी कर 12 दिसंबर को जवाब तलब किया है। उचित समझा कि 10 दिन बाद यदि डॉक्टर स्ट्राइक पर जाते हैं तो इससे चिकित्सा व्यवस्था निश्चित रूप से प्रभावित होगी और मरीज और उनके तीमारदार परेशान होंगे। यहाँ तक कि लोगों को समय पर उनका इलाज भी नहीं मिल पाएगा। माननीय न्यायालय ने यह मामला गंभीर समझा और मामले को दर्ज किया और इसके अंदर 12/2017 तारीख मुकर्रर की है। प्रार्थीगण चूरू में भी सेवारत डॉक्टर्स सामूहिक हड़ताल पर रहे। जिला अस्पताल के 31 डॉक्टर्स काम पर नहीं आए। डॉक्टर्स के अवकाश पर रहने की वजह से मरीजों और उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था कर मरीजों को राहत देने की कोशिश की। मैंने अभी काउंट लिया है, जो डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं उस आधार पे 31 तो यहाँ हड़ताल पे सीएल दी हुई है और उनकी पूर्ति करने के लिए मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स को बुलाया हुआ है और सभी सेक्शन में ओपीडी, इधर मातृ शिशु कल्याण उस साइड में 16 डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो व्यवस्थाएं माकूल हैं, थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है लेकिन सब अंडर कंट्रोल है। करौली में भी सेवारत चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर रहे। सभी डॉक्टर्स ने इस दौरान अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं किया, जिससे मरीजों को परेशानी हुई। अस्पताल प्रबंधन इस दौरान वैकल्पिक इंतजाम नहीं कर सका, जिसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ा। तो आंदोलन की राह पर सेवारत डॉक्टर्स और अब इनके साथ इनका समर्थन रेजिडेंट डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। कह रहे हैं नैतिक तौर पर हम इन्हें समर्थन देते हैं, हमारी मांगों को जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो ये अवकाश आंदोलन का रूप लेगा और उग्र आंदोलन ये करेंगे। चलो अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा की। बनासकांठा के भावनगर में प्रधानमंत्री रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें। અમારા વિજયભાઈ પોતે ઉમેદવાર છે, ચૂંટણી લડે છે, મુખ્યમંત્રી છે, આખા ગુજરાતની ચૂંટણી લડાવે છે, પરંતુ જેવા સમાચાર મળ્યા કે ગુજરાતની અંદર વાવાઝોડું ત્રાટકવાનું છે, કોંગ્રેસ વાળા પૂર આવ્યું तो बेंगलोर बाजू भाग्या। विजयभाई वावाजोड़ा आवाना समाचार आया तो राजकोट थी सामे चालीने लाव लश्कर लईने सूरत पहुंची गया अने सूरत में कोई तकलीफ ना पड़े एनी तैयारीओ आदरी थी। जे दिवसे सूरत में भयंकर तापीનું પૂર આવ્યું હતું
छाती सुधी पाणी હતા। ભાઈઓ બહેનો, એ વખતે સુરતમાં રાત્રે 2 વાગે હું જાતે રોડની સફાઈ કરવા નીકળતો હતો, ત્યાંના સ્થાનિક લોકો જોડે કામ કરતો હતો, ત્યારે હું ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી હતો। ભાઈ, આ વખતે પ્રધાનમંત્રી હતો અને આપણા વિસ્તારમાં પૂર આવ્યું। ભાઈઓ બહેનો, હું દોડતો આવી પૂગ્યો તો, मैं અહીંયા એરિયલ સર્વે કર્યો તો અને આવશ્યક બધી મદદની જાહેરાત કરીને ગયો હતો। ભાઈઓ બહેનો, દુઃખના દિવસમાં રાજકીય આટાપાટાઓથી દૂર રહીને માનવીય સંવેદનાઓ સાથે સમાજના સુખે સુખી, સમાજના દુઃખે દુઃખી એમ જ્યારે કામ કરીએ चलिए, तो सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। फिर से बात कर लेते हैं सेवारत डॉक्टर्स की सामूहिक अवकाश की। डूंगरपुर जिले में भी सेवारत डॉक्टर्स एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे। श्री हरिदेव जोशी सामान्य अस्पताल समेत सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर्स अस्पताल नहीं पहुंचे। इस दौरान मरीजों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि जिला अस्पताल में एकमात्र कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर गोकुल प्रजापत ने अवकाश नहीं लेते हुए मरीजों का इलाज किया। सेवारत चिकित्सक संघ के पदाधिकारियों के तबादलों के विरोध में बीकानेर में भी सेवारत चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर रहे। सिटी डिस्पेंसरी, अणंचा बाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत सीएचसी और पीएचसी में डॉक्टर्स नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से मरीज इलाज की आस में भटकते रहे। तो अपनी मांगों को लेकर ये सेवारत चिकित्सक हड़ताल पर फिर से सामूहिक अवकाश पर। इस बार एक दिन का सामूहिक अवकाश, और इस हड़ताल को, इस अवकाश को समर्थन दिया है रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी। मरीज परेशान, हलकान। तो सेवारत चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर है। 10,000 डॉक्टर्स सामूहिक अवकाश पर हैं। मरीज परेशान हो रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। क्या कुछ चल रहा है? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है? किस तरह से इन मरीजों को राहत मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल। मेरे सहयोगी सचिन हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं, दीपक दाधीच अजमेर से, मनोज शर्मा जोधपुर से। सबसे पहले राजधानी जयपुर आपको लिए चलते हैं सचिन के पास। सचिन, क्या अपडेट, क्या चल रहा है? देखिए सुमित, अगर हम बात करें ओपीडी की, तो ओपीडी का समय पूरा हो चुका है। 9 से 1 बजे तक का जो है शीतकालीन सत्र में इन लोगों का समय रहता है। और अगर ओपीडी की आज अगर हम बात करें तो सभी सीएचसीज, पीएचसीज और जिला अस्पतालों में आज चिकित्सकों की अनुपस्थिति रही और सेवारत चिकित्सकों ने सामूहिक अवकाश लेकर के हड़ताल की। जिस तरह से उनकी मांगे हैं लगातार कि जो तबादले सरकार ने हाल ही में किए हैं उन तबादलों को निरस्त किया जाए। इसके अलावा उनके जो अवकाश थे जो हड़ताल अवधि में, उन्हें जो है समायोजित करने की मांग उन्होंने की। इसके अलावा एक आरएएस अधिकारी हैं गिरीश पाराशर, उनको हटाने की बात वो लगातार कह रहे हैं। और साथ में उनका जो समझौता हुआ था सरकार के साथ 12 नवंबर को, उस समझौते को शीघ्र से शीघ्र लागू करने की मांग उन्होंने लगातार की है। जहाँ तक बात करें इनके आंदोलन के स्वरूप की, तो जिस तरह से आज एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर के चिकित्सकों ने अपनी जो
एकजुटता दिखाने की कोशिश की है वो वाकई गंभीर है, क्योंकि सरकार यदि इसे फिर एक बार हल्के में लेती है और अगर चिकित्सक हड़ताल करते हैं तो इसका खमियाजा जो है वो केवल और केवल मरीजों को भुगतना होगा, न सरकार। मरीज तो भुगत ही रहे हैं सचिन, खामियाजा इसका। दीपक दाधीच मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अजमेर से। दीपक, रेजिडेंट्स भी अब इनके समर्थन में आ गए हैं, क्या तस्वीर है अजमेर से? सुमित, जिस तरीके से कल रात को सेवारत चिकित्सक एसोसिएशन ने ये घोषणा करी थी कि वो कल सामूहिक अवकाश पर जाएंगे, तो आज जिस तरीके से जो यहाँ डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर गए हैं, उसके बाद में संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल में जो व्यवस्थाएं की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर सुबह के वक्त जरूर व्यवस्था थोड़ी बहुत बिगड़ी थी, लेकिन चूंकि अब आउटडोर का समय जूं खत्म होने पर है, क्योंकि यहाँ पर मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त JLN अस्पताल के आउटडोर में हैं, जहाँ पर अभी भी, हालांकि 3 बजे ये आउटडोर बंद होना है, लेकिन अभी भी यहाँ पर लाइन लगी हुई है, क्योंकि ये लाइन लगने का सबसे बड़ा कारण है कि जो सेवारत चिकित्सक है वो आज अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। और अगर वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात करें तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं में जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर्स की कमी के चलते ये थोड़ी बहुत मरीजों को यहाँ परेशानी तो हो रही है। हमारे साथ कुछ मरीज भी खड़े हैं, आइए बात कर लेते हैं। आज डॉक्टर स्ट्राइक पर है, तो कुछ परेशानी आपको नहीं। तो बिल्कुल जो मरीज है उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो अभी सेवारत जो चिकित्सक यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं वो वैकल्पिक व्यवस्था को संभाल रहे हैं और मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसको लेकर लगातार वो काम में जुटे हुए हैं। जी सुमित। चलिए दीपक, कुछ चिकित्सक काम पर हैं और उनकी वजह से राहत है, और राहत की खबर भी है क्योंकि मरीजों को का इलाज ये लोग कर रहे हैं। मनोज शर्मा जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या अजमेर जैसी कुछ तस्वीरें जोधपुर से भी दिख सकती हैं? नहीं कह सकते हैं, अभी जोधपुर में ऐसे हालात नहीं हुए हैं। जोधपुर में जो है डॉक्टर अभी भी काम पर नहीं लौटे हैं और जो डॉक्टरों की जो मांग है उसी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी और एक खबर है कि रेजिडेंट जो है वो भी अब इनके समर्थन में आ गए हैं। तो अब सीधे हम बात करते हैं जिला चिकित्सक जो संघ के अध्यक्ष है बलवंत जी। बलवंत जी, क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है? ये बार बार आपकी और सरकार की तकरार में जनता क्यों परेशान हो, आखिर में इसको लेकर आपका? देखिए मनोज जी, सेवारत चिकित्सक संघ और रेजिडेंट का जो पिछले 3-4 माह से गतिरोध चल रहा था सरकार के साथ में विभिन्न मांगों को लेकर, और उन मांगों को हमने एक्चुअली नाम दिया था स्वास्थ्य प्रबंधन का। स्वास्थ्य प्रबंधन ऐसा मुद्दा है, हेल्थ जो भी मुद्दा है वो राज्य सरकार का मुद्दा है, स्टेट पॉलिसी का मुद्दा है, और जो स्वास्थ्य प्रबंधन के मुद्दे पे जो एक्शन सरकार को लेने चाहिए थे वो सरकार ने नहीं लिए थे, और उसी मुद्दे को लेकर ये हमारा और सरकार के बीच में गतिरोध पैदा हुआ था। और मैं ETV का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा उसमें कि 7 दिन के गतिरोध में पहल के बाद में, मीडिया की ETV की पहल के बाद में एक सकारात्मक समझौता हुआ था, परंतु उस 12 की मध्यरात्रि को सकारात्मक समझौता होने के पश्चात भी आज दिनांक तक उन समझौते की सही ढंग से क्रियान्वित अभी तक नहीं हो पाई है। और उसके उल्टा जो समझौते के अंदर छठा बिंदु के अंदर जो अंकित है कि जो एडिशनल डायरेक्टर पद पर गिरीश पाराशर जी हैं उनको हटाने की कार्रवाई होनी चाहिए थी तुरंत। उसके बाद में डॉक्टर आशा लता वाला प्रकरण भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी उनको हटाने की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। हड़ताल अवधि का जो भी रेजिडेंट और सेवारत चिकित्सकों में हड़ताल अवधि का जो कि समायोजन करना था CLPL में, जो कि अन्य संवर्ग का भी कुछ महीने पहले ही किया गया था, वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। FIR मुकदमे हटाने चाहिए थे, वो नहीं हुआ है। 12 डॉक्टरों के जो उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय और हमारी वर्षा सक्सेना उपाध्यक्ष महोदया का भी तबादला हुआ था, और देशपूर्वक जो तबादले किए गए थे उन्हें भी निरस्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए। जब सरकार समझौते की क्रियान्विति नहीं करके उल्टा दमनात्मक कार्रवाई कर रही है, और चिकित्सक और रेजिडेंट ने पिछले 4 महीने से गतिरोध में हर तरह का प्रदर्शन करके देख लिया, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास में इसके अलावा और कोई विकल्प बाकी रह जाता है। नहीं, ये ठीक है, मान लिया, लेकिन जो सरकार की और आपकी जो तकरार है, आप भी देख रहे होंगे कि अस्पतालों में क्या हालात है, दूर दराज से जो लोग आए हुए हैं, जो मरीज आए हुए हैं, वो परेशान हो रहे हैं। तो उनकी तरफ देखकर कम से कम एक मानवीय पहलू, जिससे कि आपको जो है धरती पर दूसरा भगवान का रूप कहा जाता है, तो आपको नहीं लगता है कि ये इसके अलावा दूसरे विकल्प पे विचार किया जाए? क्योंकि आप प्रदेश सचिव भी हैं और आप पे जिम्मेदारी भी है, तो आप अपने अधिकारियों से, आला अधिकारियों से बात करके कि बार बार ये जो आप कर रहे हैं, इससे जो है एक जो पैसा है जिसको भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, उस पर भी लोग ठेस पहुंचे, तो उसको लेकर कुछ विकल्प? देखिए मनोज जी, बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानता हूं कि चिकित्सक एक बहुत ही जिम्मेदाराना पेशा है, हम सभी का एक नैतिक दायित्व है, और मरीजों की सेवा करने का जो शपथ हम लोग लेते हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर हम पूरा करने की उसको कोशिश करते हैं। और
चलिए, तो नैतिक जिम्मेदारी है और रेजिडेंट डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि नैतिक तौर पर वो समर्थन दे रहे हैं सेवारत डॉक्टर्स को, लेकिन ये नैतिकता मरीजों को लेकर कब दिखाएंगे, देखना ही होगा। शुक्रिया आप सभी का। सचिन जयपुर से, मनोज शर्मा जोधपुर से, दीपक दाधीच अजमेर से जुड़े तस्वीरें दिखाई। आप तीनों का शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो सेवारत चिकित्सक आज सामूहिक अवकाश पर, रेजिडेंट्स भी अब इनके आए समर्थन में। और अब बात कर लेते हैं कर्मचारियों के, सरकारी कर्मचारियों के सामूहिक आंदोलन की, सामूहिक अवकाश की। आंदोलन की राह पर अब ये कर्मचारी भी उतर आए हैं। आज सामूहिक अवकाश पर हैं ये कर्मचारी 2 धड़ों में, लेकिन ये आंदोलन बटा हुआ नजर आ रहा है। कर्मचारियों के एक गुट ने आंदोलन से किनारा कर लिया है। मंत्रालय कर्मचारी काम कर रहे हैं। कई दफ्तरों में कामकाज इस अवकाश की वजह से प्रभावित हो रहा है। तो आंदोलन की राह पर ये कर्मचारी 2 धड़ों में, लेकिन ये आंदोलन पहले ही दिन मंत्रालय कर्मचारियों का एक गुट अभी भी काम कर रहा है और इस अवकाश पर जाने की वजह से कुछ मांगे हैं इनकी। उन मांगों को लेकर आज ये कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं और कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। आज अवकाश पर हैं और रणनीति तैयार की जाएगी। इसके बाद भी अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। तो सामूहिक अवकाश पर कर्मचारी, सचिवालय के कर्मचारी भी सामूहिक अवकाश पर है। कार्मिक विभाग, मेडिकल, राजस्व विभाग में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। मंत्रालय भवन, कृषि और पशुपालन विभाग में भी आज ये विभाग भी खाली नजर आए। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। सचिवालय में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश, सचिवालय के कर्मचारी भी आज अवकाश पर। सभी भवनों में आज सरकारी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जयपुर से सहयोगी दिनेश हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। दिनेश, कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश सरकारी कार्यालयों में लाजमी सी बात है। जब इतने कर्मचारी एक साथ अवकाश पर गए हैं, सरकारी कामकाज प्रभावित होगा, ये लाजमी है। और सरकारी कार्यालय भी आज सूने सूने नजर आ रहे हैं। ताज़ा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए आंदोलन के असर की बात अगर मैं करूं सुमित, तो मिला जुला असर इस आंदोलन का मैं कह सकता हूं, क्योंकि कई जो कार्यालय हैं उनमें पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है, वीरानी नजर आ रही है। कर्मचारियों ने पूरी तरीके से आज सामूहिक अवकाश लेकर कामकाज ठप किया हुआ है। लेकिन अभी भी कई कार्यालय ऐसे हैं जिनमें कर्मचारी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 धड़ों में अब ये आंदोलन बढ़ चुका है। एक जो धड़ा है वो लगातार विरोध इस आंदोलन का कर रहा है और कर्मचारियों से अपील भी उस धड़े द्वारा की गई कि वो कर्मचारी जो है वो नियमित काम करें। लेकिन बावजूद उसके आंदोलन में मजबूती देखने को मिल रही है। जो एक धड़ा है वो पूरी तरीके से इस आंदोलन को लेकर उत्साहित है और सामूहिक अवकाश आज बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने लिया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं विभिन्न कर्मचारी संगठनों के नेता एक साथ जुटे हैं, कर्मचारियों से आह्वान कर रहे हैं कि वो सामूहिक अवकाश पर रहे। कुछ कर्मचारी नेताओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आयुदान कविया जी जो इस पूरे आंदोलन के संयोजक हैं संयुक्त संघर्ष समिति के, उनसे हम बात करते हैं। आयुदान जी, कितना आक्रोश कर्मचारियों में हो और जो ये सामूहिक अवकाश का जो फैसला है कितना सफल आपका रहा है? राजस्थान सरकार के पूरे कर्मचारियों के अंदर बहुत 100% आक्रोश है, बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है और वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अब की बार मैदान में आए हुए हैं। किसी भी सूरत में जो संघर्ष समिति का कॉल है वो आज 90% से ऊपर सक्सेसफुल है। राजस्थान के प्रत्येक जिले से हमारे पास रिपोर्टें आ रही हैं, 100% कार्यालय बंद हैं। कोई कार्यालय, मुझे ऐसा कोई कार्यालय नजर नहीं आ रहा कि जिसके अंदर कार्मिक कार्य कर रहा है। कार्मिक केवल गया हुआ है ये देखने के लिए कि कोई दूसरा कार्य तो नहीं कर रहा है, वहाँ कार्य नहीं हो रहा है। और हमारी आज की जो टोकन 1 दिन की सीएल की अवकाश थी वो पूर्णतः सफल रही है। गजेंद्र सिंह जी, कई कार्यालयों में लेकिन अभी भी कर्मचारी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या माना जाए इसे? क्या कर्मचारियों में एकजुटता नहीं है?
नहीं, आप जैसे आपके माध्यम से पता चल रहा है कि 2 धड़े, मैं नहीं समझता कि राजस्थान के कर्मचारियों में 2 धड़ा। आज जो कर्मचारियों को हमने जो कॉल किया था 1 दिन के सीएल का, इसके लिए राजस्थान के प्रत्येक कर्मचारी को हम संघर्ष समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने जो कॉल का पालना की और राजस्थान का 100% कर्मचारी आज सीएल लिए और राजस्थान की सरकार के खिलाफ जो आक्रोश था वो दिखा दिया। अब सरकार की बारी है कि सरकार इसको किस तरीके से ले। मैं सभी कर्मचारी को भी धन्यवाद देता हूं और सरकार को ये अभी भी हमारे संघर्ष समिति की ओर से आग्रह के समय रहते, अभी भी समय है सरकार के सामने 7 सूत्री मांग पत्र पर सरकार तुरंत एक्शन ले और द्विपक्षीय वार्ता करके। तेज सिंह जी, आप क्या मानते हैं, क्या सरकार झुकेगी आंदोलन के आगे? निश्चित रूप से झुकेगी। कर्मचारियों के इतिहास में 1 दिन की सबसे सफलतम हड़ताल आज रही है, क्योंकि 1 दिन का कार्यक्रम टोकन कार्यक्रम के रूप में लिया जाता है, चेक के रूप में लिया जाता है, और आज उस चेक के अंदर राजस्थान की संयुक्त संघर्ष समिति सफल रही है। राजस्थान का अधिकांश कर्मचारी केवल मात्र अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ के, जिनको हमने अलग रखा था, उनको छोड़ के राजस्थान का समस्त कर्मचारी हड़ताल पे। राजस्थान के सचिवालय से लेकर के सम की पंचायत समिति तक पूरी तरीके से बंद है, और निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार को इस टोकन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार समय रहते कार्रवाई करे, नहीं तो राजस्थान का कर्मचारी आम हड़ताल पर जाने के लिए आज से शुरुआत, हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। अजमेर से सहयोगी दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कितना असर अजमेर में? बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर रहे, बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकारी जो विभाग है उनमें वो जो प्रभावित हुए हैं, सरकारी कामकाज ठप रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें, चाहे जिला कलेक्ट्रेट की बात करें, कई जगह पर कर्मचारी संगठनों ने सामूहिक अवकाश रखने के लिए जो कामकाज प्रभावित हुआ है उससे लोगों को काफ़ी परेशानी भी का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ जो जिला कलेक्ट्रेट पर कर्मचारी संगठनों ने जो धरना दिया था, वो धरना तो अब समाप्त हो चुका है, लेकिन वो कुछ कर्मचारी नेता मौजूद है। धरना दिया गया है, किन मांगों को तहत और आगे क्या रणनीति रहेगी? राजस्थान सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों की भय के वातावरण में आज राजस्थान की सरकार ने कर्मचारियों में भय का वातावरण बना रखा है। साथ में पे कमीशन को विगत 2 महीने में 3 बार संशोधित करके मात्र घोषणा करके राजस्थान की सरकार कर्मचारियों को आखिर कहना क्या चाहती है। राजस्थान की सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी और ये स्थिति स्पष्ट करनी होगी। साथ ही और भी कई नेता मौजूद है, ये बात करते हैं। जो आज धरना दिया गया, सामूहिक अवकाश भी रहा है, किस तरीके का वो रहा? आज हमारा पूर्णतः सफल रहा है। सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी लोग सामूहिक अवकाश पर रहे और हमारी सभा भी आपने देखा, सभा भी हमारी बहुत शानदार थी और उसमें सबका, हर डिपार्टमेंट का, कलेक्ट्रेट हो चाहे रेवेन्यू बोर्ड हो चाहे कृषि विभाग हो, पटवार संघ, कानून संघ, सभी वन विभाग, सब में करीब 90% से ज्यादा लोगों ने सामूहिक अवकाश लिया है। लेकिन मंत्रालय कर्मचारी आपसे दूर रहे, क्या कारण रहा? मंत्रालय कर्मचारियों का बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ भी है। चलिए, मंत्रालय कर्मचारियों का बहुत बड़ा वर्ग साथ में नहीं है। 2 धड़ों में पहले ही दिन ये आंदोलन, जो अवकाश पर गए हैं, सामूहिक अवकाश पर ये कर्मचारी गए हैं, पहले ही दिन यह आंदोलन 2 धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आया। दिनेश शर्मा और दीपक दाधीच हमारे साथ जुड़े, तस्वीरें दिखाई। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आंदोलन की राह पर कर्मचारी, कई दफ्तरों में आज कामकाज प्रभावित। खबर जयपुर से, जहां राजकीय कॉलेज में हंगामा हुआ है, पुलिस के साथ झड़प भी हुई है छात्रों की। 3 छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रिंसिपल का घेराव कर रहे थे छात्र। कॉलेज शिक्षा के संयुक्त निदेशक भी यहां मौजूद थे। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची। महिला पुलिसकर्मी से छात्रों ने अभद्रता की। मूक बधिर छात्रों की आड़ में अन्य छात्रों ने अभद्रता की। महेश दाधीच मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, क्या कारण है, क्यों ये छात्र इस तरह से हंगामा कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या कह रहे हैं? देखिए, राजकीय जो महाविद्यालय है उसकी जमीन को बचाने के लिए यहाँ पे ये छात्र हैं, वो अपनी मांग को लेकर के नए कॉलेज का यहाँ पर निर्माण हो सके, इस मांग को लेकर के अपना एक ज्ञापन है वो प्रिंसिपल और कॉलेज शिक्षा के संयुक्त निदेशक हैं उनको देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान जो छात्र थे वो काफी उत्तेजित थे, तो ऐसे में पुलिस को किसी ने फोन करके सूचना दी कि जो छात्र हैं वो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो किसी महिला पुलिसकर्मी से यहाँ पर छात्रों ने
अभद्रता की और इसके बाद ये हंगामा बढ़ गया और पुलिस के साथ झड़प हुई है। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, कई छात्रों को चोटें आई है। इसके बाद 4 छात्र नेता हैं, उनको यहाँ पर पुलिस ने हिरासत में लिया है और साफ हिदायत दी है कि जो छात्र अशांति करेंगे पुलिस उनको अनुशासन में रहने की उन्हें नसीहत दी गई है। साथ ही उनको कहा है कि इस तरह हंगामा नहीं किया जाना चाहिए था। अगर वे शांतिपूर्ण अपना ज्ञापन देते तो शायद इतना मामला नहीं बढ़ता। दरअसल मूकबधिर छात्र भी यहाँ पर पढ़ते हैं और उनकी भी यहाँ पर कॉलेज शिक्षा होती है, लेकिन इसकी आड़ में जो कई छात्र नेता दूसरे थे वो मूकबधिर छात्रों के आड़ में यहाँ पर पहुंचे और वो हंगामा कर रहे थे। तो पुलिस ने उन छात्रों को खासतौर पर हिदायत दी है कि आगे से वे अगर ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो 4 नेता है, छात्र नेता है, उनको यहाँ पर हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। जी चलिए, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। महेश दाधीच जयपुर से बता रहे थे। राजकीय कॉलेज में हंगामा हुआ है, 3 छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई। महिला पुलिसकर्मी से भी इन छात्रों ने अभद्रता की। मूक बधिर छात्रों के आड़ में अन्य छात्रों ने यहाँ अभद्रता की, हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने 3 छात्रों को हिरासत में ले लिया। कॉलेज शिक्षा के संयुक्त निदेशक भी इस दौरान मौजूद थे। चलिए और अब बात कर लेते हैं राजसमंद के हत्याकांड की। सनकी हत्यारे शंभूलाल की पेशी हुई। पुलिस ने कोर्ट में इसे पेश किया। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर शंभूलाल को भेज दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच शंभूलाल को पेश किया गया कोर्ट में। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल इस दौरान मौजूद रहा। 6 थानों का पुलिस जाब्ता यहां तैनात रहा। सनकी हत्यारे शंभूलाल की पेशी, कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। राजसमंद पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। तरुण जोशी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तरुण, 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। बिल्कुल, कोर्ट राजसमंद जिला न्यायालय को पूरी तरह से छावनी में तब्दील करने के बाद 2 सीओ और 4 थाना अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपी को पिछले रास्ते से सीजीएम के सामने पेश किया गया। माननीय मजिस्ट्रेट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बारीकी से कागजातों का अवलोकन किया और पुलिस की मांग पर 5 दिन की पीसी रिमांड मांगी गई थी, जिस पर पुलिस ने 3 दिन की पीसी रिमांड और एक वीडियो शूट करने वाले बाल अपचारी को उदयपुर के बाल संप्रेषण गृह भेजने के आदेश जारी किए हैं। जी चलिए, शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए। तो एक बाल अपचारी जिसने वीडियो बनाया था उस घटना का, उसे बाल संप्रेषण गृह में भेजने का आदेश कोर्ट ने दिया है। राजसमंद पुलिस ने आज इस सनकी हत्यारे को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर इसे भेज दिया है। वहीं राजसमंद मर्डर केस पर गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और पुलिस केस बनाकर कोर्ट में दाखिल करेगी। सजा का फैसला कोर्ट के हाथ में है। परिवार वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, पर ये सजा देना न देना ये न्यायालय का विषय है। हम केस बना करके न्यायालय के सामने पैरवी मजबूती से करेंगे, ये तो हम कर देंगे। सजा इसको मिले ये हमारी भरपूर कोशिश रहेगी। अब सजा क्या देगी कोर्ट, ये तो उस पर निर्भर है। वो राज अभी नहीं है कि आपने चाहा और मैंने कर दिया। राजसमंद में जघन्य लाइव मर्डर मामले को लेकर आज जयपुर में एसडीपीआई, राजस्थान मुस्लिम परिषद समेत कई संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिए और मामले में आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही इस दौरान प्रदेश भर में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर झुंझुनू में राज्य स्तरीय समारोह होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिले को कई सौगातें देंगी। इसी को लेकर संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने बात की मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी से। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। 13 दिसंबर को राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर झुंझुनू जिले में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद रहेंगी और यहां पर कई कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, क्या कुछ खास होने जा रहा है 13 दिसंबर को झुंझुनू में? माननीय मुख्यमंत्री जी आज 4 विधानसभाओं में जनसंवाद करने के बाद आज ये अपना दौरा खत्म करके गई हैं। अब 13 तारीख को राज्य स्तरीय जो समारोह है वो झुंझुनू में होगा, जिसके अंदर झुंझुनू जिले की बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे कुंभाराम योजना है, नेशनल हाईवे पुलानी, झुंझुनू रोड जो भी स्वीकृत हुई हैं उन सब का उद्घाटन वो करेंगी। एक सैनिकों के जो भी वीरांगनाएं और उनका एक सम्मेलन भी वहाँ होगा। तो 1 लाख लोग हम जो पूरे विधानसभा क्षेत्रों से
जो है उस मीटिंग में, उस स्टेडियम में झुंझुनू में पहुंचेंगे और एक विशाल मीटिंग होगी जिसके अंदर इस दौरे के अंदर जो जो काम हुए हैं उनकी भी मुख्यमंत्री जी विधिवत घोषणा करेंगी और शिलान्यास भी करेंगी और जनता को संबोधित करेंगी। झुंझुनू में किस जगह पे कार्यक्रम होगा और क्या सभी मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे? देखिए, ये राज्य स्तरीय समारोह होगा और इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में हमारे मंत्री भी आएंगे, हमारे जो अलग अलग बोर्ड निगम उनके भी लोग आएंगे, क्योंकि राज्य स्तरीय समारोह है। और हम ये झुंझुनू जिला बहुत सौभाग्यशाली है कि मुख्यमंत्री जी का पहले यहाँ 8 दिन का प्रवास और फिर राज्य स्तरीय प्रोग्राम यहाँ होने जा रहा है। तो उससे निश्चित तौर पर छोटी मोटी समस्याएं हल हो जाएंगी और बड़े बड़े काम जो हैं वो सब जो विभाग के अधिकारी और सब विभाग के अध्यक्ष और चेयरमैन और मंत्री रहेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्रियों को भी बुलाया गया है? निश्चित तौर पर केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। अभी वो तो मुख्यमंत्री जी तय करेंगी, लेकिन क्योंकि राज्य स्तरीय समारोह है इसलिए इसमें सब लोग, जैसा गरिमापूर्ण समारोह हम पिछले 4 वर्षों में जयपुर में करते आ रहे हैं और उसी पैटर्न पर यहाँ होगा। यहाँ पर सैनिक सम्मान यात्रा का समापन भी होने जा रहा है, तो क्या सैनिकों के लिए भी कोई बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं? निश्चित तौर पे जो भी इस यात्रा के अंदर प्रेम सिंह जी बांजौर में हर जिले में जो यात्रा निकाली है, वीरांगनाओं से, युद्ध के जो भी रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स हैं, फौजी सैनिक हैं, उनसे मिले हैं, तो जो भी फीडबैक आया उसके आधार पर जो भी घोषणा होनी है तो उसमें वो होगी, क्योंकि झुंझुनू सैनिकों के लिए बहुत बड़ी योगदान इसका जिले का रहता है। तो मैं समझता हूँ ये भी सौभाग्यशाली है सैनिकों के लिए भी कि मुख्यमंत्री जी 13 तारीख को उनके लिए भी घोषणाएं करेंगे। सीएम ने यहाँ से जाने से पहले आपके साथ बैठक भी की है, क्या कुछ निर्देश आप लोगों को दिए हैं? बस उनका यही कहना था कि हमने 8 दिन जो यहाँ लगाने हैं इसमें हर ग्रास रूट तक जो भी कौन सा अफसर अच्छा काम कर रहा है, कौन से विभाग में कमी चल रही है, जनता की क्या क्या अपेक्षाएं, तो उसमें सारा काम जो है अपने को मिलकर और करना है और फिर लोगों के बीच में पार्टी का विश्वास और बढ़े और लोग जो है पार्टी के प्रति जो समर्पण भाव से तैयार हो जाएं, इसके लिए मिलकर काम करना। तो ये है मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी, जिनका कहना था कि 13 दिसंबर को झुंझुनू में राज्य स्तरीय समारोह होने जा रहा है और उसमें झुंझुनू जिले को काफ़ी बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ सौरभ गृहस्थी, ईटीवी न्यूज़, जयपुर। वहीं यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने आज अपने विभाग का लेखा जोखा पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपने विभाग के 4 साल के विकास कार्यों और टारगेट्स का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि रिंग रोड का काम 7 दिन में शुरू होगा। सीएम राज्य का ड्रीम प्रोजेक्ट भी जल्द पूरा होगा। साथ ही रिंग रोड परियोजना पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगले 7 दिनों में इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि एनएचएआई के माध्यम से रिंग रोड का काम अगले 12 महीने में पूरा हो जाएगा। राजस्थान के हमारी मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी को, जिनके अथक प्रयासों से हमारे भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री माननीय गडकरी साहब ने रिंग रोड परियोजना में हमको पूरा सहयोग दिया और इस योजना के माध्यम से फर्स्ट पार्ट हमारा जो कुछ कार्य पहले प्रारंभ हो गया था, रुक गया था, और सेकंड पार्ट दोनों स्वीकृत हो चुके हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से रिंग रोड का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान परनामी ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि मोदी के कारण देश को विश्व भर में नई पहचान मिली है। परनामी ने मोदी की नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक अभियान को भी सही कदम बताया। जितना सम्मान आज हमारे गुजरात के लाडले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी विश्व के दौरे पे जाते हैं, इतना उनको सम्मान मिलता है। हजारों की लाखों की संख्या उनको सम्मान देने के लिए लोग वहां पर पहुंचते हैं। आज पूरे विश्व में भारतवर्ष का सम्मान बढ़ा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण बढ़ा। आज जो राष्ट्र आगे बढ़ रहा है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आए। चलिए बात कर लेते हैं अब सीएस चैलेंजर का प्रतियोगिता की, जिसकी शुरुआत जयपुर में हुई। मुख्य सचिव अशोक जैन ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। ओटीएस और एसएमएस स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। प्रतियोगिता में प्रशासनिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
देश के नामी गिरामी संस्थानों से MBA, MTech, CA जैसी बड़ी से बड़ी डिग्री लेने के बाद भी आज का युवा क्यों सरकार में चपरासी बनने तक को तैयार है? क्या है ये पूरा मामला? देखिए एक रिपोर्ट। सरकारी नौकरी, क्रेज या बेरोजगारी? 5वीं पास नौकरी के लिए डिग्रीधारियों का आवेदन। पद संख्या 12 तो 18,010 अभ्यर्थियों का आवेदन। डिग्रीधारी युवा बनना चाहते हैं चपरासी। जी हां, राज्य की सबसे बड़ी पंचायत यानी विधानसभा में चपरासी के 12 पदों के लिए हुए साक्षात्कार में एक से बढ़कर एक डिग्रीधारी युवा इंटरव्यू देने पहुंचे। हाई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी प्रदेश के युवा सरकारी क्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बनने को तैयार है। अब इसे क्रेज कहें या बेरोजगारी। इतना ही नहीं, कुछ तो ऐसे भी थे जिनकी योग्यताएं साक्षात्कार मंडल के योग्यताधारियों से भी ज्यादा थी। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कितने हाई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के युवाओं ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। विधानसभा में 12 चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए मांगे गए आवेदन। पद 12, योग्यता 5वीं पास और आवेदन 18,010। बीटेक, BA, BEd, BCom, MPhil अभ्यर्थियों का आवेदन। हार्डवेयर नेटवर्किंग, MSW पास में भी दिखा क्रेज। नर्सिंग, बी फार्मा भी बनना चाहते हैं चपरासी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पद निकाले थे, उनके लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 5वीं पास की शैक्षणिक योग्यता मांगी थी और वहाँ पर MBA, टेक्निक, BTech, इस तरह उच्च जो तकनीकी व्यावहारिक शिक्षा का ज्ञान रखने वाले बहुत भारी मात्रा में जो आवेदन प्राप्त हुए, उनको देखते हुए मतलब एक ऐसी स्थिति आई कि इतने ऐसे लोग भी इस चीज के लिए बेरोजगार हो रहे हैं। उधर जानकारों का कहना है कि योग्य हाथ को काम चाहिए और पेट को रोटी। ऐसे में क्वालिफिकेशन के बावजूद समय पर रोजगार नहीं मिलना बड़ी वजह तो है ही, साथ ही एक और वजह है कि लोगों में सरकारी नौकरी के प्रति सुरक्षा का भाव। बेरोजगारी है सर, कोई भी सरकार रही हो। और दुर्भाग्य से क्या है कि जिस हिसाब से काम शुरू किया था कि भाई नौकरी जनरेट होगी, अर्थव्यवस्था में बदलाव, वो नहीं आ रहा है। कोई 15 करोड़ नौकरी की बात करता है, कोई 15 लाख नौकरी की बात करता है। ये सब छद दिलासे हैं जो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक दयनीय स्थिति है। अच्छा, हम लाख कोशिश कर लें, आज भी जो नौकरी के प्रति एक सिक्योरिटी है उसको हम खुद के रोजगार से दूर नहीं कर पा रहे हैं। और ये विडम्बना है कि कहाँ हम बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाएं, कहाँ बच्चों को उसमें डेवलप करें, वो शायद चीज़ हम लोग भूल चुके हैं। हर एक को नौकरी चाहिए ताकि 1 तारीख को तनख्वाह मिल सके। सुरक्षा, अति सुरक्षा शायद इसके लिए जिम्मेदार है। असल में सरकारें रोजगार के वादे और सपने तो बहुत दिखाती हैं। युवा उन सपनों को पूरा करने के लिए एक से बढ़कर एक डिग्री भी ले लेते हैं, लेकिन सपने तो बस सपने ही रह जाते हैं। ऐसे में हाई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होने के बावजूद छोटी नौकरियां करनी पड़ती हैं। सुधीर शर्मा, ETV न्यूज, जयपुर। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की जयपुर से, जहां एयरफोर्स के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। रनवे पर जाम लग गया, रनवे पर जाम हुआ है। विमान कर्मचारियों ने विमान को हटा दिया। 4 दिन पहले भी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। बड़ी खबर जयपुर से, कर्मचारियों ने विमान हटाया। 4 दिन पहले भी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, एयरफोर्स के विमान की हुई है इमरजेंसी लैंडिंग। रनवे पर विमान जाम हो गया, इसके बाद कर्मचारी वहां पहुंचे और विमान को हटाया। बड़ी खबर जयपुर से। आसिफ खान मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी लेते हैं। आसिफ, क्या जानकारी? इस बारे में एयरपोर्ट डायरेक्टर जेएस बलारा से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि ये वही विमान है जो 4 दिन पहले जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, उसकी तकनीकी खामी को दूर करके उसे फिर से रवाना किया गया, जो कि विमान गोरखपुर से जैसलमेर जा रहा था, जिसकी 4 दिन पहले जयपुर के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। उसे ठीक किया गया और दोबारा उसकी उड़ान के लिए तैयारी की गई। तो उड़ान भरते ही प्लेन को दोबारा
इमरजेंसी लैंडिंग जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर करनी पड़ी और उसके ब्रेक जो है बताए जा रहे हैं कि जाम हो गए, जिसकी वजह से वो रनवे से हिल नहीं पा रहा था। तमाम कर्मचारी इकट्ठा हुए क्योंकि दूसरी फ्लाइट्स जो है वो बाधित हो सकती हैं और अभी जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इस विमान को हटा लिया गया है क्योंकि दूसरी फ्लाइट्स एक ही रनवे है जयपुर के अंदर, उसी पे टेक ऑफ होता है, उसी से लैंडिंग होती है। अगर इस तरीके से कोई विमान बीच में स्टक हो जाता है तो दूसरी फ्लाइट्स जो है वो बाधित होंगी। फिलहाल इस विमान को हटाने की कवायद शुरू की जा चुकी है और कुछ ही सेकंडों या मिनटों के अंदर ये विमान वहां से हटा लिया जाएगा। ये वही विमान है सुमित, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वही विमान है जो 4 दिन पहले जयपुर के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। तकनीकी खामी दूर की गई, लेकिन इस पे फिर से तकनीकी खामी जो है वो वापस आई है और इसको दोबारा जो कह सकते हैं पूरी तरह से तकनीकी खामी दूर नहीं हो पाई। शुक्रिया आसिफ, तमाम जानकारी के लिए। आसिफ खान मेरे सहयोगी जयपुर से बता रहे थे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। 4 दिन पहले भी इसी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। रनवे पर विमान जाम हो गया, इसके बाद कर्मचारियों ने इस विमान को यहां से हटाया।